हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आपको 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेगा हिंदी में। आज के इस वीडियो को देखते हो पूरा, तो 24 फरवरी को 100% इससे बाहर नहीं आएगा। जो हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, इससे बाहर आपको नहीं दिखने को मिलेगा हिंदी में। ठीक है, 24 फरवरी को नंबर आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कौन टॉपिक बताने वाले हैं आप लोग ये जान लीजिए। देखिए, सबसे पहला है संस्कृत का गद्यांश, दूसरा है संस्कृत का श्लोक, तीसरा है रस, चौथा है छंद और पांचवा है अलंकार, 6 है आपका निबंध, 7वां है संधि, 8वां है आपका समास और 9 है प्रत्यय, 10 है आपका विभक्ति और 11वां है पत्र लेखन। ये 11 टॉपिक एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। समझ लीजिए स्टूडेंट, चाहे वो संस्कृत का गद्यांश हो या श्लोक हो, मैं सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे का ये वीडियो होने वाला है आप लोगों का हिंदी का। ठीक है, तो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं संस्कृत गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आ चुका है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं संस्कृत का गद्यांश। देखिए, क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश और श्लोक इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। 7 में से 14 नंबर पक्का हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर 7 में से 14 नंबर कैसे पक्का होगा। देखिए, 7 नंबर आपको दिया जाएगा संस्कृत के गद्यांश के लिए और 7 नंबर दिया जाएगा आपको श्लोक के लिए, तो टोटल 14 नंबर आपका पक्का हो जाएगा और 100% पक्का होगा, ये गारंटी है। देखिए, ऐसे हल करो गद्यांश संस्कृत का। ठीक है, तो चलिए हल करके बता देता हूँ कैसे आपको हल करना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, ये एक आपका संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, जो कि हमें ट्रांसलेट करके इसको हिंदी में लिखना है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित में से क्या है, 2 दिए होते हैं कि नहीं, एक गद्यांश का सात संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी क्या करना है, सात संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको संदर्भ लिखना है इसका कि भैया किस चैप्टर से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, यानी ये जो दिया हुआ, जैसे याज्ञवल्क्य उवाच, यानी याज्ञवल्क्य बोले, ना वा अरे मैत्रेय, क्या अरे मैत्रेय पत्तु कमाए पति। देखिए, मैत्री पति की इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है, प्रिय भवति आत्मनुष्ट हुए कमाए पति। ठीक है, पति प्रिय नहीं होते अपनी इच्छा पूर्ति। तो इस तरह से इसका हिंदी में आपको अर्थ बताना रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे आप लोगों को इसको हल करना है। बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपको इसके लिए 7 नंबर दिए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। कितने नंबर दिए जाएंगे, 7 नंबर। अब देखिए, 7 नंबर किसके लिए दिए जाते हैं। 2 नंबर आपको दिया जाएगा संदर्भ लिखने के लिए, इसका हिंदी में आपको संदर्भ लिखना है, और 5 नंबर दिया जाएगा जब आप इसका हिंदी में अर्थ बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर दिया जाएगा हिंदी में इसके अर्थ बताने के लिए। कैसे अर्थ बताएंगे चलिए दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या है, जैसे एक आपका ये दिया हुआ है तो इसी तरीके से 2 दिया होता है। अब हमें कैसे हल करना है बोर्ड एग्जाम में संस्कृत गद्यांश, चलिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को संकेत लिखना है। ठीक है, संकेत में ये पता होता है कि भैया हम कौन सा करने वाले हैं, यानी दोनों में से कोई एक तो आप करेंगे और एग्जामिनर को भैया पता चलना चाहिए कि आप कौन सा हल कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या है, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो जरूरी है भैया उनको बताना कि हम पहला वाले हल कर रहे हैं या दूसरा वाला हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ उसमें। ठीक है, देखिए संकेत में हम क्या लिखेंगे, जैसे याज्ञवल्क्य उवाच है ना, ये देखिए याज्ञवल्क्य उवाच है, तो इसको आगे वाला वर्ड हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, याज्ञवल्क्य, यहाँ पर देखिए वाल्क्य उवाच। फिर लास्ट में जो 2 वर्ड बचता है, ये देखिए लास्ट में जो 2 वर्ड बोलता है, ये देखिए सर्वविदित, यहाँ पर देखिए सर्वविदित भवति, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करते, इस तरह से हम लिख देंगे सर्व, फिर क्या लिख देंगे विदित, बस इतना ही लिख देंगे। एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया बच्चे ने कौन सा हल किया है। अब यहाँ पर हमें संदर्भ लिखना है, तो डायरेक्ट हम संदर्भ की ओर बढ़ते हैं कि संदर्भ हमें क्या लिखना है, कैसे हम संदर्भ की ओर सीधा बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे संदर्भ, और देखिए स्टूडेंट, इस श्लोक का और गद्यांश संस्कृत गद्यांश का अलग अलग संदर्भ होता है लिखने का तरीका। ठीक है, तो इसमें आप लोग कैसे लिखेंगे ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी हल करना है। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए
कि प्रस्तुत, देखिए स्टूडेंट, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, क्योंकि ये गद्यांश है ना संस्कृत का, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ताकि हमारी पाठ्य पुस्तक, ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ में आए, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, इस तरह से देखिए, पाठ्य पुस्तक के, अब यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का उपयोग करना है, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, ये देखिए यहाँ पर संस्कृत भाग, ठीक है, के संस्कृत भाग के, अब चैप्टर का नाम यहाँ पर भैया हमें लिख देना है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर लेखक का नाम नहीं होता डियर स्टूडेंट, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसको कॉमा के अंदर कर देंगे, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, क्या चैप्टर से लिया गया है ना स्टूडेंट, तो इसको लिखेंगे पाठ से उद्धृत, ना कि चैप्टर, पाठ से, यहाँ पर देखिए उद्धृत है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया संदर्भ, यानी 2 नंबर यहाँ पर अब एग्जामिनर आपको दे देगा बिना संकोच किए हुए, जब आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से उद्धृत है। बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर आपको नहीं देना होता है। अब इसका हमें अनुवाद करना है। अनुवाद कैसे करना है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य उवाच, यानी याज्ञवल्क्य बोले, ठीक है, मैं आपको पूरा अर्थ बताता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच यानी याज्ञवल्क्य बोले, ना वा अरे मैत्री, अरे मैत्री क्या है, अरे मैत्री, पत्यु कमाए पति, पति की इच्छा पूर्ति प्रिय भवती यानी पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को, आत्मनस्तु पति प्रिय नहीं होता है, यहाँ पर देखिए, आत्मनस्तु कमाए पति प्रिय भवती नहीं होता, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, ना वे अरे जगह, यहाँ पर देखिए अपनी स्वार्थ, यहाँ पर देखिए अपने स्वार्थ से ही वह पति कमाया जाए प्रिय, अपने स्वार्थ से ही वो पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपको समझ में आ गया। तो इसका अनुवाद भी मैंने किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री पति की इच्छा पूर्ति के लिए, ब्रैकेट में देखिए, नारी को पति प्रिय नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। पति प्रिय क्या होता है, अपने स्वार्थ से ही वो पति को चाहती अथवा प्रेम करती है। अरि ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, यहाँ पर देखिए, अरि ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। ना ही, यहाँ पे देखिए, सब प्रिय होते हैं, इसीलिए है मैत्री आत्मा, यहाँ पे देखिए आत्मा ही, यहाँ पे देखिए क्या लिखा होगा कि आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए हो तो उसके लिए वो, देखिए, उसके लिए वो सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। निश्चय ही आत्म दर्शन से, आत्मा के स्वरूप ज्ञान से इसका सबका ज्ञान हो जाता है, ठीक है। इसका ये आपको अनुवाद करना होगा इस तरह से। देख सकते हैं कि आपको 5 नंबर दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको एग्जामिनर काफ़ी अच्छा मेहनत भी करवाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, संस्कृत का गद्यांश ऐसे ही हल किया जाता है, बस आपको संदर्भ जिस तरह से लिखना है, यहाँ पर आपको दिखा दिया है मैंने कैसे संदर्भ लिखना है। संकेत बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आपको हर एक, चाहे जो भी आप संस्कृत का गद्यांश हल कर रहे हैं या श्लोक, आपको इससे जो है संकेत जरूर डालना होगा, इससे एग्जामिनर को कन्फ्यूजन नहीं होता और आपको नंबर देकर 7 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को संदर्भ लिखना है और अनुवाद भी सेम इसी तरीके से करना है। तो जो चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब चैप्टर के आप लोगों को 5-5, देखिए स्टूडेंट, 5-5 आपको जो है संस्कृत के गद्यांश को पढ़कर जाना है, ठीक है, अच्छे नंबर लेकर आना है। तो ऐसे ही आप लोगों को संदर्भ हल करना है संस्कृत का, ठीक है। अब चलिए दिखा देता हूँ जो है उसका श्लोक कैसे हल करेंगे, उस श्लोक को प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, ठीक है। ये देखिए अब आ चुका है संस्कृत का श्लोक। माय डियर स्टूडेंट, संस्कृत का श्लोक में भी सेम प्रोसेस होता है, आपको यहाँ पर भी 7 संदर्भ लिखना होता है, यानी संदर्भ आपको यहाँ पर भी लिखना है और इसका अनुवाद यहाँ पर लिखना होता है। फ़र्क बस इतना क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, फ़र्क इतना है कि यहाँ पर थोड़ा छोटा होता है, इसका जो आपको अनुवाद करना होगा वो बहुत छोटे में करना होता है, ज़्यादा बड़े में नहीं करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका संकेत डालकर बताता हूँ।
फिलहाल ये जो चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानि चैप्टर है। सुभाषित रत्नानि जो चैप्टर है इसके हर एक 10 सबसे ज़्यादा 10 जो इसके श्लोक हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक जो पिछले साल पूछे गए हैं, उन्होंने मॉडल पेपर में भी अपने तैयार कराए हैं। तो आप लोग मॉडल पेपर देखते होंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो संस्कृत के श्लोक को भी आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संकेत में यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए संकेत हो गया स्टूडेंट। संकेत लिखने के बाद में इस तरह से संकेत लिखने के बाद में, संकेत में बेसिकली होता क्या कि आपको एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि सर मैंने ये वाला श्लोक किया हुआ है। तो इस तरह से हम लिख देंगे आगे का ये 2 वर्ड उठाकर, भाषासु मुख्य, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर डॉट डॉट करते ये लिख देंगे लास्ट में हम। ये देखिए सुभाषित, सुभाषितम, देखिए सुभाषितम, समझ में आ गया। अब हमें क्या लिखना है, संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे संदर्भ। देखिए श्लोक और जो संस्कृत का गद्यांश है इसका अलग अलग संदर्भ लिखना होता है बेसिकली। तो देखिए संदर्भ इसका किस तरह से लिखेंगे। ये प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी, यहाँ पर देखिए हमारी पाठ्य, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में, के संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित, में संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे सुभाषित रत्नानि, ठीक है, पाठ से अवतरित है, पाठ से अवतरित, अवतरित है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यह है संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि पाठ से अवतरित है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब इसका अनुवाद भी हम चलो आपको दिखा देता है। अनुवाद कैसे करना है ये देखिए। अनुवाद ये हो गया स्टूडेंट। अब इसका अनुवाद कैसे करना है, यानी इसका जो ये है वाला ये पाठ है ना कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्या ही मधुरा काव्य काव्य तस्मादपि सुभाषितम, इसका हमें अर्थ बताना है, यानी जो कि चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया। अब इसका अनुवाद कैसे करना है चलिए दिखा देता हूँ कि भाषाओं में संस्कृत, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपको करना है। देखिए देखिए भाषाओं में संस्कृत, भाषाओं में संस्कृत, ठीक है। भाषाओं में क्या है, संस्कृत सबसे प्रधान, ये देखिए सबसे प्रधान, ठीक है, सबसे प्रधान मधुर, मधुर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अलौकिक, और अलौकिक, ठीक है, और अलौकिक है। उससे, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी स्टूडेंट, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। उससे अधिक, अधिक मधुर उसका, मधुर उसका, ठीक है, मधुर उसका काव्य है। क्या है, काव्य, उससे मधुर उसका क्या है, काव्य है। और उस, और उस, ठीक है, यहाँ पे देखिए और उस का, और उस, यहाँ पे देखिए और उस काव्य से, और उस काव्य से, इसके आगे और है इसमें देखेंगे, उसके काव्य से अधिक, फिर इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे अधिक, ठीक है, मधुर उसके, मधुर उसके सुभाषित, क्या भैया, सुभाषित, सुंदर,
सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। क्या है? सूक्तियां है। ठीक है। अनुवाद में कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उससे काव्य से अधिक मधुर उसकी सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। ठीक है। तो ये इसका अनुवाद हो गया। ये श्लोक था। और जो सुभाषित 9 चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया, इसके हर एक 10 श्लोक को आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट, यदि आपको भी 7 नंबर करना है श्लोक। और ऐसे ही आप लोगों को संदर्भ लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ श्लोक का कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित। बस चैप्टर का नाम आपका यहाँ पर चेंज होता रहेगा, बाकी का सारा श्लोक ऐसा रहेगा। ठीक है। और अनुवाद आपका अलग अलग रहेगा स्टूडेंट। जैसे जो अनुवाद दिया होता है, जो आपका श्लोक दिया होता है, उसी के आधारित आपको अनुवाद करना होता है। समझ में आ गया इतना चीज़ें? ठीक है। तो ये हमारा था डियर स्टूडेंट, क्या था हमारा था संस्कृत का गद्यांश और श्लोक हल करना। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया। यदि आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपका ये बेटर जाएगा। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको। ये रस कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था करुण रस, वीर रस, हास्य रस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं करुण रस का आपको परिभाषा और उदाहरण बताऊंगा। 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का, 2 नंबर कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में। देखिए करुण रस का परिभाषा देखिए, इसका स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव, शोक नामक क्या है? स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। भैया क्या करता है? करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका क्या है? शोक करता है। यहाँ पर देखिए कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों में संयोग करता है। ठीक है। तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, देखिए तरीका जो हमारा है, कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, चलिए दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपको सबसे पहले करुण रस में इस तरह से लिखना है। ठीक है। कि इसका स्थायी भाव, यहाँ पर देखिए इसका स्थायी भाव। ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो हम इस तरह से लिख देंगे शोक। ठीक है। शोक हो गया। अब हम लिखते हैं इसका उदाहरण। देखिए उदाहरण के माने, उदाहरण नहीं लिखेंगे तो रस अधूरा माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण इसका। इस तरह से हम लिख देंगे उदाहरण। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण के बारे में। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना इजी आपको बता दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ये जो मैंने करुण रस का परिभाषा बताया है, मैं क्लास 9th में याद किया था और अभी तक मुझको याद है, और यही हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो एक बार याद कर लोगे तो ज़िंदगी भर के लिए आपका रहेगा। देखिए इसका इस उदाहरण कैसे है कि मणि खोयो। ठीक है। मणि खोयो भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी। ठीक है। भुजंग सी, मणि खोयो भुजंग सी जननी। ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा। मणि खोयो भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक। ठीक है। फन सा पटक रही थी शीश, रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश, यहाँ तक हो गया। और अंधी आज बनाकर मुझको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंधी आज। ठीक है। बनाकर मुझको, यहाँ पर देखिए बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है। तुमने जगदीश। ठीक है। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये देखिए। तो इसका उदाहरण है कि मणि खोयो भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये करुण रस का एक प्रकार से परिभाषा मैंने बता दिया है, इसका उदाहरण बता दिया है। इसका करुण रस का एक और उदाहरण होता है जता फंकुबिन खग अतदीना, फन कविवर कर हीना, और असमम जीवन बंद बिन तो ही जो जड़ देव ज्यामन मोही। ये भी मैंने क्लास 9th में याद किया था और अभी तक याद है। ठीक है। तो इतना लिख देंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा।
जाएगा रस में, ठीक है। करुण रस का मैंने बता दिया आपको। अब चलिए देख लेते हैं वीर रस के बारे में। वीर रस का भी बोर्ड एग्जाम में आपका जो है रस पूछा जाता है, ठीक है। वीर रस का भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, खासकर अथवा करके पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी अथवा करके पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी, वीर रस का परिभाषा और उदाहरण भी हम देख लेते हैं आपको, और बता देते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इसका परिभाषा कि इसका स्थायी भाव उत्साह है। इसका जो स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। शस्त्रों की उन्नति और दीनों पर अत्याचार, शस्त्रों की उन्नति तथा यहाँ पर देखिए दीनों पर अत्याचार या धर्म की दुर्गति को मिटाने जैसे किसी विकट या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस की सिद्धि होती है। यानी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप सबसे पहले परिभाषा को देखिए, ठीक है। कितना प्यारा परिभाषा है कि इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ये तो हमें कंपल्सरी लिखना। अत्याचार या धर्म की दुर्गति को मिटाने जैसे किसी विकट या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस की सिद्धि होती है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं। तो परिभाषा मैंने बता दिया है। अब देखिए जो हमारा तरीका था भैया कि कोई नहीं बताएगा तरीका, ये देखिए यहाँ पर भी आपको वही करना है कि इसका स्थायी भाव लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे को तरीका मालूम है कि किस तरह से लिखा जाता है रस छंद अलंकार को। तो इसका स्थायी भाव, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। इसका स्थायी भाव का है? उत्साह है, ठीक है, उत्साह, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेड पेन का प्रयोग किया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मत कीजिएगा, ठीक है। मैं कॉपी वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है भैया? यहाँ पर हमें उदाहरण लिखना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने करुण रस का उदाहरण दिया है सेम इसी प्रकार से आपको इसका भी वीर रस का भी उदाहरण देना होगा, जो उदाहरण इसका होगा। तो चलिए इसका उदाहरण हम लिख देते हैं। देखिए अमत वीर पुत्र हो, देखिए अमत वीर, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, अमत वीर पुत्र हो, फिर देखिए दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, ठीक है। ये हो गया उदाहरण में कि अमत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। और यहाँ पर देखिए इस तरह से प्रस्थ, ठीक है, प्रयस्त्र पुण्य पंथ है, ठीक है। बढ़े चलो, ठीक है, और बढ़े चलो। तो ये इसका उदाहरण है कि अमत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रस्थ पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो। तो ये इसका उदाहरण हो गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं। वीर रस का परिभाषा मैंने बता दिया है और उदाहरण आप लोग इस तरह से लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपका 2 नंबर स्टूडेंट बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको 3 आपको रस में बताए थे, करुण रस, वीर रस, हास रस, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को परिभाषा और उदाहरण लिखना है और अपना 2 नंबर को प्राप्त करना। एग्जाम में अलंकार भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अलंकार में क्या होता है ना, देखिए अलंकार में आपका पूछा जाएगा क्या, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा अलंकार में, कि अलंकार 2 नंबर का होता है ना, इसमें रूपक अलंकार, श्लेष, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा देखेंगे। तो देखिए कक्षा 12 हिंदी 2 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलंकार का। इसमें मैं 2 अलंकार बताऊंगा आपको, रूपक अलंकार और क्या है, अनुप्रास अलंकार। इन दोनों का परिभाषा बताऊंगा। देखिए सबसे पहला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखिए कि जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए कितना सिंपल है इसका परिभाषा, कि जहां उपमेय और उपमान में क्या है, काल्पनिक आभेद कोई आरोपित किया जा रहा है, वहीं पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है रूपक अलंकार में, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण के ही रूप में हम समझ पाएंगे, तभी हम सारी चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए उदाहरण देखिए क्या है, देखिए
कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, ठीक है, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, ठीक है। तो ये एक रूपक अलंकार का परिभाषा हो गया। और एक और है परिभाषा है उदाहरण, एक और है हमारी तरफ से कि उदती, उदती उदयगिरी, उदती उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है। उदत उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। तो उदते उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये भी एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो दो उदाहरण है। एक और होता है कि चरण कमल बंदो हर्राई, ठीक है। तो काफ़ी सारे उदाहरण हैं, जो भी आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। लेकिन रूपक अलंकार का यहाँ पर आप लोग परिभाषा देख सकते हैं, कितना प्यारा है और कितना छोटा है, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही ईजी है कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद है या आरोपित किया जा रहा है, वहीं पर रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार का परिभाषा देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। दो मैंने आपको उदाहरण बता दिया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अनुप्रियास अलंकार को, ठीक है। अलंकार छोटा छोटा पूछा जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे अलंकार पूछे जाते हैं, लेकिन ये दो मैं इस वीडियो में जो दो मैं आपको बता रहा हूँ, रूपक अलंकार और अनुप्रियास अलंकार, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी फेमस ये अलंकार हैं। देखिए अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। एक ही वर्ण की बार बार, क्या है, एक ही वर्ण की स्टूडेंट बार बार आवृत्ति, यहाँ पर देखिए कि एक ही वर्ण यानी कोई भी एक वर्ड है उसकी बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होता है। इसको मैं उदाहरण के सहित आपको समझाऊंगा, तब आपको इसका परिभाषा समझ में आएगा अनुप्रियास अलंकार का। तो चलिए उदाहरण में लिखकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा उदाहरण, ठीक है। उदाहरण हो गया यहाँ पर आपको। आप देखिए कैसे लिखना है, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण है कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कानन कठिन भयंकर भारी, ठीक है, भयंकर भारी, और घोर, ठीक है, घोर घाम हिम, और घाम हिम वारी बयारी, ठीक है। उदाहरण है कि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी, ये अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा उदाहरण है। इतना आप लोग लिख देंगे, 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, चाहे रूपक अलंकार का या अनुप्रियास अलंकार का। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि बोर्ड एग्जाम में अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, लेकिन करना आपको केवल एक ही है, ठीक है, जिसमें आपको परिभाषा देना रहेगा और जिसमें आपको उदाहरण देना रहेगा। एक एक नंबर आपको परिभाषा उदाहरण देकर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रियास अलंकार का मैंने परिभाषा और उदाहरण आपको बता दिया है, ठीक है। और रूपक अलंकार का भी मैंने आपको परिभाषा उदाहरण बता दिया है, ठीक है। मैंने सिर्फ दो ही इसमें बता रहा हूँ, और रूपक अलंकार और अनुप्रियास अलंकार को बता दिया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा छंद, ठीक है। छंद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों का क्रिएट होता है ना, तो छंद देख लोगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। कक्षा 12 हिंदी, ठीक है, कक्षा 12 हिंदी 2 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सोरठा छंद के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। किसमें? सोरठा छंद के बारे में। इसमें मात्रा लगाकर आपको परिभाषा और उदाहरण देना होता है। देखिए परिभाषा आप लिखेंगे, जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे आपको परिभाषा समझ में आने वाला नहीं है छंद में, ठीक है। तो चलिए दिखा देता हूँ इसका परिभाषा। देखिए सोरठा छंद का परिभाषा देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। और मैंने रोला छंद, दोहा, चौपाई और सोरठा, तो इस वीडियो में सिर्फ सोरठा और चौपाई के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला है कि जिस
सोरठा छंद का है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं उसे सोरठा कहते हैं। ये दोहे का उल्टा होता है, यानी यहाँ पर 11 है लेकिन दोहे में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 लेकिन दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 होती हैं। ठीक है, इसका अपोजिट, सोरठा का अपोजिट दोहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने परिभाषा तो बता दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, जब तक आप लोग इसका क्या नहीं देखेंगे, इसका आप लोग उदाहरण नहीं देखेंगे, मात्रा लगाएंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए उदाहरण क्या पूछा गया है, उदाहरण देखिए। उदाहरण है कि जे ही सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बंदन। ठीक है, जे ही सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कविवर बंदन ओ करहु अनुग्रह। आप देखिए, करहु अनुग्रह सोई बुद्ध रास शुभ गुण सदन। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका पहला चरण है, ये देखिए ये आपका जो है पहला चरण है। ठीक है, ये आपका तीसरा चरण है। ठीक है, ये आपका तीसरा चरण है। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ठीक है, ये दूसरा आपका माना जाएगा और ये चौथा माना जाएगा। समझ में आ गया इतना आपको। अब यहाँ पर देखिए कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, यानी इसमें और इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए कॉमा के अंदर। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, और ये जो एस करके ये सिंबल दिया हुआ है ये 2 माना जाएगा। ठीक है, 2 माना जाता है। तो देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 इसमें कंप्लीट हो गए। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए गलत हो गया, यहाँ तक हमें बताना था। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या है, 11 देखना है कि 11 मात्राएं हैं कि नहीं है। देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसमें भी 11 कंप्लीट है। तो यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए कि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भैया हमारा आ जाता है, इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, 11 2 13, इसमें भी 13 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें देखना है भैया 13 मात्राएं हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहे का यही उल्टा हो जाता है। दोहे का उल्टा यानी पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं दोहा में होता है। ठीक, स्टूडेंट अब आ चुका है हमारा निबंध, क्लास 12 हिंदी निबंध 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आया हूँ। स्टूडेंट देखिए, क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। विज्ञान वरदान है या अभिशाप हिंदी का निबंध लेकर आया हूँ, जो आपके पेपर में हर साल 9 नंबर का पूछा जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है, इसका निबंध कैसे लिखना है आप लोगों को, जिससे आपको 9 नंबर बिल्कुल पक्का मिले। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया हूँ इसमें, जिससे आप लोग एग्जामिनर को खुश करके नंबर ले सकते हैं। स्टूडेंट यदि आपको पूरा निबंध लिखना नहीं आता है फिर भी, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं निबंध को लिखने का तरीका बताया है। देखिए सबसे पहला काफ़ी स्टूडेंट जो लिखते हैं रूपरेखा लिखते हैं, यानी उसके बारे में पॉइंट बताते हैं कि ये इस टॉपिक में हम लिखने वाले हैं निबंध में, लेकिन मैं रूपरेखा आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि निबंध लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावना आ चुका है। हर एक निबंध में प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। तो सेम इसी प्रकार से मैं विज्ञान वरदान है या अभिशाप निबंध के ऊपर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावना से चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। ठीक है, आश्चर्यजनक क्या क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित है। यहाँ पर देखिए चालित है। ठीक है, दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर
आकाश की ऊंचाइयों से लेकर, यहाँ पर देखिए, ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, अंततः इन दोनों पक्षों पर सामान्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी लोग कहते हैं कि विज्ञान वरदान भी है, यानी एक प्रकार से हमारे लिए वरदान है, और एक अभिशाप भी है, यानी इससे एक प्रकार से फ़ायदा भी है, इससे एक प्रकार से नुकसान भी है। तो कैसे नुकसान है इस वीडियो में पूरी जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विज्ञान वरदान कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि इसके बारे में क्या है कि आज के युग में वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। तो भैया देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में विज्ञान का सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यानी विज्ञान का बोलबाला है, वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI में हो या बहुत सारे फील्ड में हो, जो कि विज्ञान की वजह से ही हम लोग क्या काफ़ी आगे बढ़ पाए हैं। ठीक है, देश दुनिया में हमारा देश का और विज्ञान की सबसे ज़्यादा बोलबाला है। अब देखिए विज्ञान वरदान के रूप में कैसे, इसके भी बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। ठीक है, विज्ञान वरदान के रूप में है कि आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदान के आलोक में आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा पद्धत साधनों के सहारे ही प्रचलित होते हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रातः जागरण से लेकर, यहाँ पे देखिए, सुबह उठने से पहले रात को सोने तक सभी क्रियाकलापों में विज्ञान द्वारा पद्धत साधनों के सहारे हम संचालित होते हैं। अब वो जो सहारे हो क्या है, जैसे प्रकाश, यानी जो लाइटें जलते हैं, पंखा, पानी, साबुन, गैस, स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा, कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन उपयोग करते हैं, ये सब भैया विज्ञान की देन है बाबू। ठीक है, विज्ञान की क्या है, ये देन है। तो विज्ञान वरदान के रूप में कैसे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है, जैसे प्रकाश, लाइट, पंखा, जिससे भैया आप सोते हैं तो लाइट का हमें उपयोग चाहिए, मुझे पंखा चाहिए, गर्मी लगती है, पानी का भी यही उपयोग है, साबुन, गैस, स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर, ये सब क्या है, बिजली से चलता है बाबू। और यहाँ तक कि शीशा, कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, रेल, सिनेमा, रेडियो, ये सब क्या है, विज्ञान की ही एक प्रकार से देन है। दैनिक जीवन में जो हम इसका उपयोग करते हैं वो क्या है, वो भी विज्ञान का देन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। यानी जो विज्ञान है भैया, विज्ञान के इन विविध वरदानों के, यानी जो विभिन्न के वरदान, इसके कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। तो उस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या भाग में ये सबसे ज़्यादा विज्ञान वरदान के रूप में साबित होता है। तो देखिए, विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता के बारे में कुछ पॉइंट हैं, तो चलिए उन पॉइंटों को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी निबंध लिखना है स्टूडेंट। इन्हीं पॉइंट के थ्रू मैंने लिमिटेड लेकर आया हूँ, जितने कि आपको 9 नंबर एग्जामिनर दे दे, ना ज़्यादा लंबा लिखना है ना ज़्यादा छोटा लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है यातायात के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान किस चीज़ में शामिल है, यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में लग जाते थे काफ़ी टाइम, यानी यहाँ पर देखिए लंबी यात्रा तय करने में लग जाते थे काफ़ी टाइम, किंतु आज यहाँ पर देखिए किंतु आज रेल, मोटर, जलयान, वायु आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है भैया। ठीक है, यानी जलयान यानी जहाज, पानी वाला जहाज हो या हवाई जहाज हो, दोनों से क्या है हम शीघ्र पहुंच सकते हैं। जहां पर भैया 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, वहां पर हम 2-2, 3-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे फायदे हो चुके हैं। दूसरा देखिए संचार के क्षेत्र में। अब देखिए संचार के क्षेत्र में कैसे हो सकता है, देखिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है संचार के क्षेत्र में। अब देखिए संचार के क्षेत्र में कैसे है, यहाँ पर देखेंगे कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि के सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाया जा सकता है। यानी भी कोई भी पॉइंट है, अब हमें मान लीजिए कि रूस में या अमेरिका में कोई हमें पहुंचाना, कुछ भी समाचार देना है, तो क्या है दूरभाष से, यानी मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, जिससे क्या है हम कोई भी पॉइंट या कोई भी जानकारी हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देख लीजिए है अगला पॉइंट, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में।
ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में तीसरा पॉइंट है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है पॉइंट भैया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कि मानव को भयंकर, यहाँ पर देखिए भयानक और संक्रमण रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, टीबी, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ। पहले क्या होता था भैया कि आयुर्वेदिक दवाई दे दिया जाता था। आयुर्वेदिक दवाई से क्या है काफ़ी बार व्यक्ति ठीक भी हो जाते थे, लेकिन काफ़ी बार व्यक्ति की क्या है जान भी चली जाती थी। लेकिन अब क्या है काफ़ी सारी रिसर्च से, काफ़ी सारे टेस्ट से उनको गुजरना पड़ता है और विज्ञान की प्रगति से काफ़ी स्टूडेंट, पहले क्या था कैंसर वगैरह का इलाज आयुर्वेदिक दवाई से होता था, नहीं ठीक होता था, लेकिन अब क्या है अब ठीक हो जाता है। ठीक है, टीबी, क्षय रोग और कोई भी जटिल बीमारी हो आप प्रेजेंट टाइम में लेकर आइए, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा और सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है विज्ञान वरदान के रूप में 3 ही पॉइंट को बताया है, जो कि पर्याप्त है मेरे लिए और आप सभी के लिए भी। ठीक है, आप लोग 400-500 शब्दों में लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 250 से 300 शब्दों के बीच में इसको इंक्लूड किया, जिसमें 9 नंबर एग्जामिनर आपको संपूर्ण दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 पॉइंट है। आप और पॉइंट देखना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट विज्ञान अभिशाप के रूप में, यानी इसका नुकसान क्या है विज्ञान का। ठीक है, तो देखिए ऐसे पॉइंट के थ्रू आपको लिखना है, वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं। अब विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसा है देखिए, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तथस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मानव जो भैया हम लोग जो हैं इसका चाहे जैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में देवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी है, यानी देवी शक्ति भी है, देवी के मानने वाले भी और आसुरी शक्ति भी है। सामान्य रूप से जब मनुष्य की देवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वो मानव कल्याण से कार्य करता है, यानी मानव के लिए कल्याण का कार्य करता है, समाज के लिए कल्याण का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। ठीक है, पहले क्या था भैया, पहले लोग आयुर्वेदिक और क्या है बहुत ही शांत व्यक्ति के स्वभाव रहते, पहले विज्ञान के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो जीवन भी काफ़ी अच्छे चलते रहते थे। ठीक है, लेकिन अब विज्ञान का क्या फ़ायदा भी है, नुकसान ये है कि भैया आप देखिए विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है भैया बहुत सारे क्षेत्रों में। पहले क्या होता था, पहले ज़्यादा नहीं होता था, तो अब क्या पहले परमाणु बम नहीं होता था, परमाणु बम भी बनने लगे हैं। परमाणु बम से भैया जानते हो क्या होता है, कितना विनाश होता है, आप सभी को पता होगा। तो जहाँ एक और विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, अनेक प्रकार से क्या भैया सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। इसमें और हैं मानव को सुविधा के साधन, मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए। औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। साथ ही गैसों के रिसाव से अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं। यानी जो गैस है स्टूडेंट, रासायनिक गैस और जो खतरनाक गैस जिसको क्या कहते हैं, जिससे क्या है व्यक्तियों की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो काफ़ी जो गैस के रिसाव, इससे भी अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं, जो कि विज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और जो मानव है यानी जो मनुष्य है इसका दुरुपयोग करता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका पूरा कंक्लूजन निकाल देते हैं, यानी पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है विज्ञान वरदान के रूप में। तो देखिए विज्ञान सचमुच में तलवार है। अब आप लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर का वो पद्यांश देखा होगा, क्लास 12 हिंदी में भी है कि विज्ञान देखिए है मानो है मनुष्य विज्ञान है तलवार। हाँ, इस तरह दिया हुआ है कि है मनुष्य विज्ञान है तलवार, तो दे इसे तू फेंक, सजगर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू, अभी शिशु है अज्ञान। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा उनका रामधारी सिंह दिनकर जी का जो पद्यांश पेपर में आता है। तो उपसंहार में देखिए कि उपसंहार में है कि विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में क्या है, अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उससे प्रयोगिता का, यानी जो चला रहा है भैया उसका दोष है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख, ये देखिए सम्मुख है, असीमित विकास का मार्ग खोल दिया, यानी असीमित जो विकास का मार्ग है स्टूडेंट वो खोल दिया है विज्ञान ने। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट थे जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कंक्लूजन तो आपको हर एक निबंध में लिखना होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसे, इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में ये सारे जो पॉइंट हैं जो आपको जानना पड़ेगा,
संचार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में। ये 3 पॉइंट हमने आपको बताया है जो निबंध में। और विज्ञान वरदान के रूप में क्या है, इसका जो है कंक्लूज, उसके बाद में इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये विज्ञान के वरदान के अपशब्द के रूप में एक प्रकार से निबंध है। यदि आप इतना लिख देते हैं निबंध माय डियर स्टूडेंट, तो आपका जो नंबर है पूरा 9 नंबर कोई भी नहीं काट सकता, पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी के लिए नया टॉपिक लेकर और भी निबंध का वीडियो में लेकर आऊँगा। जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपका एक नंबर का 3 क्वेश्चन होता है, जिससे 3 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक का मैंने 4, यानी जैसे संधि विच्छेद, फिर आपका प्रत्यय, समास, विभक्ति परिचय, इसके 4 क्वेश्चन को हमने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उल्लेख का संधि विच्छेद होगा। जो उल्लेख है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, उल प्लस लेख या उ प्लस आलेख। तो इनमें से उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका उत प्लस लेख हो जाएगा, यानी पहले का खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर देखिए, नाविक का संधि विच्छेद होगा। इनमें से जो नाविक है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। नो धन इका, नो प्लस इका, नो प्लस विक या ना प्लस इक। तो नाविक का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर का 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर जिससे आपको आसानी से पक्का मिल जाएगा। तो नाविक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का हो जाएगा नो धन इका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी दूसरे का खा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, योद्धा का संधि विच्छेद होगा। जो योद्धा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप लोग बताइएगा। युद्ध प्लस तृण, युद्ध प्लस आ, योद्ध प्लस धा या यो प्लस धा। योद्धा का सही संधि विच्छेद बताइए। योद्धा का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट, गा वाला हो जाएगा, योद्ध प्लस धा, योद्धा, ठीक है। तीसरे का गा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, दोगधा में संधि है। जो दोगधा है इसमें संधि कौन सा हो जाएगा, ये बताइएगा। तो इसमें जसत्व संधि हो जाएगा, यानी 4 नंबर का गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 4 क्वेश्चंस, मैंने ये जो 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं, ये ऐसे VVI क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में यही 3 क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, यही 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपका 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। ऐसे में हर एक टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। संधि विच्छेद से रिलेटेड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, तो उसको देखिए। नहीं तो आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लिया होगा तो क्या है, आपको 200 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव यानी संधि विच्छेद के आप लोगों को पढ़कर जाना है, ठीक है। तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। और एक नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होगा। तो संधि विच्छेद हमारा हो चुका है, जो कि 4 क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समास। ये देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है समास। समास क्या है, समास का हमें विग्रह करना है, तो इसलिए मैंने समास विग्रह लिख दिया है। ये कितने नंबर का पूछा था, 2 नंबर का। तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा, यानी एक नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसमें भी मैंने क्या है 4 ही क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। हर एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, और वह ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में 100% पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, समास का पहला क्वेश्चन क्या है कि पुरुष क्या है, पुरुष व्याध में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारण, तत्पुरुष, अव्यय भाव। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही विकल्प हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो आप लोगों का हो जाएगा कर्मधारण समास, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर खा हो जाएगा, कर्मधारण समास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर्मधारण समास, अव्यय भाव, ये 2 ऐसे समास हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को याद कर लेना है। इसके 100 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने लिया है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन बैंक हो, लेकिन समास को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना है। साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो तो ठीक है, तो हमारे चैनल पर बेसिकली साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्मधारण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में जो समास है वो कौन सा है, अव्यय भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं।
तो भैया चंद्रशेखर में एक समास तो है, ये कंफर्म है। अब वो कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर में समास जो होगा वो बहुब्रीहि समास। दूसरे का गा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, यहाँ पर देखिए प्रत्येक में समास है, तो जो प्रत्येक में समास हो जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास। तो प्रत्येक में जो समास हो जाएगा स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रत्येक में समास घा वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नील गाय में समास कौन सा है? अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। इनमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। जो कर्मधारय समास है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर का खा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने समास के भी 4 क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन से वो पेपर में पूछे जाते हैं भैया। तो तैयार कर लोगे तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक एक नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं सारे टॉपिक को करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने हमारा जो एक वीडियो था वो नहीं देखा है, पार्ट 1 का वीडियो, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक आ चुका है प्रत्यय। ठीक है, ये भी 2 नंबर का होता है, सेम समास की तरह इसमें भी रहते हैं। 1 + 1 नंबर बुलाकर 2 नंबर हो जाते हैं, यानी एक एक नंबर का 2 क्वेश्चंस इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गुरुत्वम में प्रत्यय है, जो गुरुत्वम है इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा? तव्यत हो जाएगा, कत हो जाएगा, त्वा हो जाएगा या मतुप हो जाएगा। तो गुरुत्वम में जो प्रत्यय हो जाएगा स्टूडेंट, वो आप लोगों का सही प्रत्यय वो आपका हो जाएगा त्वा। अब यहाँ पर आप हमारी आवाज़ को सुनिए। गुरुत्वम, महत्वम, स्वागतम, ये किस प्रकार का संकेत देते हैं? त्वा का संकेत देते हैं। तो पहले का गा राइट आंसर आप लोगों का सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, किस शब्द में मतुप प्रत्यय है? यानी कौन से शब्द है जिसमें मतुप प्रत्यय है? धीमान, पुरुषोत्तम, पुरुषत्व, पाठत्व या दीनता। तो भैया दूसरे का भी राइट आंसर धीमान हो जाएगा, जिसमें मतुप प्रत्यय है। ठीक है, मतुप, धीमान वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी पता है वो आप लोग बताइएगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग तैयार करते जाइए क्वेश्चंस को। और मैं ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें 4 ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराता रहूँगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आप लोगों का। तीसरा क्वेश्चन है कि नित्वा में प्रत्यय है, नित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत है, कत, कत्ता या त्वा या तव्यत। तो नित्वा में जो प्रत्यय हो जाएगा स्टूडेंट वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तीसरे नंबर का आपका का राइट आंसर हो जाएगा? कत्वा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तीसरे का विकल्प सही है। अगला देखिए 4 नंबर, देखिए पाठनीय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा ये आप लोग बताइएगा। का वाला राइट आंसर है, खा वाला राइट आंसर है, या गा वाला या घा वाला। तो पाठनीय में आपका अनियर हो जाएगा शायद राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, अनियर बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर का खा विकल्प अनियर बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि पाठनीय में प्रत्यय है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रत्यय भी टॉपिक हो गया। 4 क्वेश्चन बताए थे, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक बचता है विभक्ति। क्या बचता है? विभक्ति परिचय। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो भी हम। ये भी 2 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? केवल 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो डाउट है बोर्ड परीक्षा में, ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर रहे स्टूडेंट। ठीक है, और आप बोर्ड पेपर भी अच्छे से दे पाए। यहाँ पर देखिए कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 1 + 1 यानी 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। 3 दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को करना है, जिसके लिए 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो चलिए करके दिखा देता हूँ। इसमें भी मैंने 3 लेकर आया हूँ। तो जैसे इसका मेरा पहले हिंदी में अर्थ लिखना है कि ग्राम परता वृक्षा संति, यानी क्या है? गाँव की, देखिए गाँव के सब ओर क्या भैया? वृक्ष है। गाँव के सब ओर क्या है? वृक्ष है।
ठीक है, गांव के सब और वृक्ष हैं, ये हमारा हो गया, यानी संस्कृत में था, इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर तो क्या है, विभक्ति पूछी गई तो वो आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉपी में अलग तरीके से लिखना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर द्वितीय क्या है, विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या नियम बताना, नियम यानी सूत्र बताना है, तो उसको कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूँ आपको। नियम इसका क्या हो जाएगा, अभिता। देखिए नियम इसका ये है अभिता, ठीक है, अभिता परिता, अभिता परता, समया, ठीक है, समया, निक्सा, निक्सा, हा प्रतियोग, हा प्रतियोग हो जाएगा। ठीक है, प्रतियोग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि जो इसका सूत्र था, यानी सूत्र यानी नियम की अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोग, ये हो गया। हिंदी में मैंने अर्थ बता दिया, विभक्ति का नाम बता दिया, 2 नंबर हमारा कंफर्म है। ठीक है, तो जो ये अभिता परता समया है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि गांव परिता, परिता ये हो गया। ठीक है, अभिता आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसमें मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें जो सूत्र है उसका मीनिंग निकलना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा अलग आ गया है, जैसे सुरेश सिरसा खलवाट अस्ति, यानी सुरेश सिर से क्या है, गंजा है। देखिए, ठीक है, सुरेश सिर से, सुरेश सिर से क्या भैया, गंजा है। ठीक है, सुरेश सिर से गंजा है। अब ये कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तृतीय विभक्ति भैया। कौन सा हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नियम अलग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुरेश सिरसा खलवाट अस्ति दिया हुआ है, तो इसका नियम हम आप लोगों को लिख कर दिखा देते हैं भैया। देखिए, नियम इसका क्या हो जाएगा, ये ना विकारे। ठीक है, ये ना विकारे। ठीक है, इसका नियम हो जाएगा ये ना विकारे। ठीक है, सुरेश सिर से गंजा है, तृतीय विभक्ति है, नियम इसका मैंने बता दिया ये ना विकारे। अब इसका देखिए तीसरा नंबर, तीसरा वही यानी पहला वाला है, पहले वाले का अर्थ है सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर क्या है, ग्रामा परिता, क्या है, ग्रामम परिता वृक्षा संति, यानी गाँव के, देखिए गाँव के चारों ओर, गाँव के चारों ओर, ठीक है, गांव के चारों ओर क्या भैया, वृक्ष है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया, गांव के चारों ओर वृक्ष है। अब इसमें विभक्ति कौन सा हो जाएगा, यानी पहला वाला ही हो जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पहला वाला ही इसका विभक्ति हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, नियम यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में डिफरेंस है, ग्राम परिता वृक्षा संति, ग्रामम परिता वृक्षा संति। यहाँ गांव के सब, यहाँ पर सब है और यहाँ पर गांव के चारों ओर है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होइएगा बोर्ड एग्जाम में। नियम भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बाकायदा मैंने नियम भी बता दिए हैं। ठीक है, तो इसके 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, इसका कैसे आंसर लिखना है कॉपी में मैंने बाकायदा आंसर बताया हुआ है। अब आ चुका है पत्र लेखन। पत्र लेखन में पत्र कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ये आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पेपर में ये 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, पत्र लिखने का बेहतरीन तरीका इसमें बताया, जैसे कि आप लोग पत्र लिखेंगे, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा 8 नंबर। ठीक है, ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पत्र में। ठीक है, पत्र में पूरा नंबर मिलेगा आपको। देखिए ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पेपर में पत्र लिखने के लिए, 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, पत्र लिखने का कई सारे तरीका होता है, लेकिन मैं आपको टॉपर की तरीके के माध्यम से बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है और इसी टॉपिक के हमें ऊपर पत्र लिखना है। दिया क्या हुआ कि बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए, ठीक है, यानी बढ़ते हुए जो संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमें उनको लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। ठीक है भैया, सेवा में तो लिखना कंपलसरी है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है भैया मेरठ। विषय क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। ठीक है, यानी सेवा में सबसे ज़्यादा ये जो ज़रूरी है सेवा में, यानी इसके लाइन के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। ये देखिए यहाँ से हमारा पूरा खेल स्टार्ट हो जाता है जो पत्र लिखने का होता है, और पेपर में भी आप लोग ऐसे ही पत्र लिखिएगा। ठीक है, देखिए सेवा में ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यानी जिस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर आप पत्र लिखने, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ,
ठीक है। अब आप लोगों में काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट में पेपर दे रहा हूँ तो क्या मेरठ लिख सकता हूँ? जी हाँ, मेरठ आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का भी आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपको पसंद आए वो भी आप कर सकते हैं, चाहे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए या जो बुक में दिया होता है मेरठ उसको लिख सकते हैं। ठीक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। विषय क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि भैया आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं पता होता। उसको क्या पता होता है? रोल नंबर। ठीक है, आपका रोल नंबर उसको पता होता है। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से वो सारी चीज़ें माय डियर स्टूडेंट करता है। ठीक है, ये नहीं देखता कि भैया आप विधायक के लड़के हैं या आप गरीब परिवार के लड़के। वो रोल नंबर से सारी चीज़ें चेक कर चला जाता है। आपके जो है आपने कॉपी में लिखा है तो आपको नंबर अच्छा देगा, और नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं देगा। तो लिखने वाले के लिए नंबर है, कॉपी में मेहनत करने के वाले के लिए नंबर है, जो लिखता है पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आता है। ठीक है, तो विषय में स्टूडेंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब यहाँ पर देखिए महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं, लेकिन महोदय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महोदय भी आप लिख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, ठीक है, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए, संक्रामक जो बीमारियों के बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी कि मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो पॉइंट होता है मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, यहाँ पर देखिए मलेरिया, टीबी और ब्रैकेट में क्षय रोग तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है। ठीक है, अपने चरम बिंदु पर है। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक जो हॉस्पिटल है, उसमें क्या है, यानी जो सरकारी केंद्र संघकों की पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। यानी भैया जो आवश्यक दवाइयों का अभाव है, इसमें जो डॉक्टर है वो उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही, यानी जो पीड़ितों की संख्या इसमें कमी नहीं आ पा रही है। यहाँ पे देखिए कमी नहीं आ पा रही, इसके बारे में और भी है भैया। अतः यहाँ पे देखिए, अतः आपसे अनुरोध है देखिए सॉरी अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। यानी समय रहते हुए जो क्या भैया स्वास्थ्य का लाभ ले सके और उनका इलाज अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, दिनांक यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएंगे स्टूडेंट, दिनांक जो होगा आपका भवदीय लिख देंगे, मेरठ लिख देंगे और अपना नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी लिख सकते हैं और अपना नाम लिखना जरूरी है। जैसे मेरा नाम भैया शिवम है तो यहाँ पर मैं शिवम लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा अच्छे से राइटिंग से। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को डियर स्टूडेंट पत्र लिखना है। पत्र में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सेवा में आपको लिखना कंपलसरी है, या इंग्लिश में होता है तो टू लिख दें। ठीक है, तो नीचे आप लिखते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पत्र लेखन में मैं बात करूँ तो पत्र ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे जो भी टॉपिक पर हो, टॉपिक के ऊपर आपको पत्र लिखना है। 80 शब्दों में पत्र लिख देते हैं, 8 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है, कोई भी नहीं कट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना है स्टूडेंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।